अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, शंघाई ताउन तंजीम वाला मरहला तो हुआ ख़त्म और अब आ गई है पाकिस्तान की सियासत वापस, और वापस भी ऐसे मरहले पे आई है कि बस ऐसे ना जैसे डामाडोल किस्म के मामलात हुए हैं। हर घंटे घंटे बाद पोजीशन बदल रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आइनी तरामीम हैं उनके हवाले से एक लाहौर प्लान तैयार हुआ है, और उस प्लान को तैयार करने में पाकिस्तान की तमाम सियासी बड़ी क़यादत शामिल है। और लगता है कि काजी फायज़ ईसा अपनी इनिंग तो मुकम्मल करके जा ही रहे हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह भी हिट विकेट हो गए हैं। अब अगला नंबर किसका आएगा, और मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कौन कौन से मुतालबात मनवा लिए हैं, और ये कल वाला इजलास जो था वफाकी काबीना का, ये अचानक मुलतवी क्यों हो गया है, ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हम जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। उसको आप साइड लाइन मुलाकात कह भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी कह सकते, इसलिए कि पाकिस्तान और जो भारत के वज़राए ख़ारजा हैं वो उनकी नशिस्तें एक दूसरे से काफ़ी दूर रखी गई थी। लेकिन जनाब अचानक को कुछ हुआ, और उसके बाद हमें अचानक ही हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, ये दोनों जो है वो सरगोशियाँ करते हुए दिखाई दिए। काफ़ी देर तक इनकी ये गुफ्तगू चलती रही, जिस तमाम लोग जो है मुबस्सिरीन वो चौंक उठे और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या मामला है। लेकिन मामला जो हमें पता चला है वो ये पता चला है कि जनाब पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ये जो नन्ही मुन्नी सी एक मुलाकात थी, उस मुलाकात के नतीजे में जनाब शहबाज शरीफ ने और इसहाक डार ने जयशंकर के ज़रिए नरेंद्र मोदी को पैगाम भिजवाया है कि जनाब कंपोजिट डायलॉग का दोबारा सिलसिला शुरू किया जाए और बायलैटरल दौरों की दावत भी एक दूसरे को दी जाए। अब ये पैगाम लेकर जयशंकर जाएंगे, भारत बल्कि चले गए हैं, और अब जब वो नरेंद्र मोदी को बताएंगे तो फिर वो अपने मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो उसका जवाब देंगे। और ये एक और जो चीज़ अहम थी इस शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के सरबराह इजलास की, वो ये थी कि पाकिस्तान और भारत ने इस मौके पर एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त जो इल्ज़ामात हैं, बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया है, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्रेंस का माहौल था वो बड़ा खुशगवार रहा, और बेहतर सफारती रवैये का मुजाहरा किया गया है दोनों अतराफ से। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। हमने कहा इस डेवलपमेंट के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि आगे जो खबरें आ रही हैं जनाब वो बड़ी जिसे कहते हैं ना रोले गोले वाली खबरें हैं। रोले गोले वाली खबरें ये हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वो अपनी दोबारा वो कमर कस ली है आइनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए, और बाकी तो वो सारे जो एफर्ट कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो मैं आपको आखिरी खबर में बताऊंगा। लेकिन जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि जुमे के दिन की एहतजाज की कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इस एहतजाज की कॉल का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने। उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क भर में जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमें हैं, जितने अहदेदार हैं, जितने अरकान असम्बली हैं, जितने टिकट होल्डर्स हैं, जितने पार्टी अहदेदार हैं, जितने कारकुन हैं, वो अपने अपने शहर में निकलें और नमाज जुमा के बाद एहतजाज करें। अच्छा, ये अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो ऐसे ही मौके का वो कैसे क्या उसे कहते हैं इंतखाब करती है, जब वैसे ही लोग किसी न किसी वजह से इकट्ठे हों, जैसे जुमे की नमाज के बाद इकट्ठे होते हैं, जैसे चांद रात पे इकट्ठे होंगे, जैसे 14 और 13 अगस्त की दरमियानी रात को इकट्ठे होंगे, तो ऐसे मौके पर पीटीआई वाले कॉल देते हैं। लेकिन गुज़श्ता काफ़ी अर्से से इन बेचारों की हालत इतनी पतली हो गई है कि ऐसे मौके की कॉल भी उनकी जो पब्लिक के लेवल पर उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। देखते हैं इस दफ़ा मतलब तोता कौन सी तोप चलाता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर हम आपको देने लगे जी एक्सक्लूसिव। पहले तो हम आपको बताएं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि जनाब लाहौर में हो गई है बड़ी बैठक। मौलाना फजलुर रहमान ने ये ऐलान किया था कि परसों के वो कल कराची जाएंगे, और कराची के बाद फिर उससे अगले दिन लाहौर जाएंगे नवाज शरीफ से मिलने। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब वो कराची गए तो फिर प्रोग्राम ये बना कि बिलावल साहब और मौलाना साहब दोनों जाएंगे। लेकिन फिर एक नई डेवलपमेंट होगी। पता ये चला कि नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने तमाम जो सियासी क़यादत है उसको अपने अपने रिहाइशगाह पर रायवंड में जाती उमरा में जो है वो उन्होंने इशाइये पर बुला लिया। और आज जनाब वहाँ पर एक बहुत बड़ी बैठक लगी। उसमें
वहाँ पर जनाब पहुँचे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब। उनके साथ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, उनके साथ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम भी थे, नवीद कमर भी थे, मुर्तज़ा वहाब भी थे। और इस मौके पर जो है वहाँ पे मोहसिन नकवी भी वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि वो भी आपको पता है कि बिलावल जो आसिफ जरदारी साहब उन्हें अपना बेटा कहते हैं। फिर जनाब जो वो शख्सियत जिस पर सबकी नज़रें थी, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, वो वहाँ पहुँचे। उनके हमरा उनके साहबजादे मौलाना असदुर्रहमान भी थे, और उनके साथ उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इन सब का इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और इसहाक डार इनका इस्तकबाल किया, जबकि इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून और मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थे। यहाँ पर जो है वो आप अगर वीडियो साथ देख पा रहे हों मेरे साथ, अगर विंडो में चला दें साहब, तो बड़े जनाब खुशगवार माहौल दिखाई दे रहा है। बड़ी चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, और जैसे कहते हैं चमकते हुए चेहरे हैं, जिससे लगता है कि कुछ न कुछ मामलात इनके तय पा गए हैं। अब हम आपको ये बताते हैं एक्सक्लूसिवली कि हमें क्या खबरें मिली हैं, कि क्या चीज़ें तय पाई हैं। एक तो ये खबरें आई कि जनाब कल जो है वो कौमी असम्बली का और सेनेट दोनों का इजलास बुलाया गया है 3 बजे और 4 बजे। 3 बजे कौमी असम्बली का और 4 बजे सेनेट का, और कल ही आईनी तरमीम वहाँ पर पेश की जा रही हैं। और साथ ही इन दोनों के इजलासों से पहले दिन 1 बजे काबीना का इजलास बुलाया गया था। लेकिन अब जनाब पता ये चला है कि काबीना का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया गया। अब काबीना का इजलास मुलतवी हो गया, तो उसका मतलब है कि काबीना से मंजूर होनी थी आईनी तरमीम का मसौदा, उसके बाद पेश होना था। सो इसका मतलब ये है कि वो अब कल जो है वफाकी काबीना से मंजूर नहीं होगा, तो फिर कौमी असम्बली और सेनेट में भी पेश नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर कल कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है कि एक बार फिर इजलास तलब कर लिया जाता है किसी और टाइम पे या इसी टाइम पे दोबारा, तो कुछ पता नहीं है जितनी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है कि वो जनाब अचानक खबर ये आई है कि इजलास काबीना को मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास सदर मुमलिकत ने जो तलब किया था, वो अभी उसके हवाले से वो अभी मौजूद है ऑर्डर, अभी वो इजलास मुलतवी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला लग रहा है। लेकिन जनाब एक्सक्लूसिव कहानी ये है कि मौलाना फजल रहमान के जो करीबी साथी हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं जनाब हमारे मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने कोई मतलब ये सारा सियासी सौदेबाजी होती है, तो उन्होंने कहा जनाब कोई सस्ता सौदा उन्होंने नहीं किया है, मामलात सारे ठीक हैं। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हमें चीज़ें पता चली। मुबैना तौर पे कोई एक मामला चल रहा था मौलाना असदुर्रहमान साहब का, जब वो पीडीएम की हुकूमत में जो गुज़श्ता इस इलेक्शन से पहले 16-18 महीने की हुकूमत थी, उसमें वो कोई वज़ारत मवासलात के इंचार्ज थे, यानी कि वज़ीर मवासलात थे। कोई मामला चल रहा था, सुना था वो मामला भी कोई जो है वो कोई क्लोज कर दिया जाएगा। फिर कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स जो है वो भी मामला तय पाए हैं, और कुछ एडवांस में दीगर मुतालबात भी तय किए गए हैं। और ये पता चला कि जनाब इस सारी कहानी के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो अपनी इनिंग ख़त्म करके जा रहे हैं, और इनिंग ख़त्म करके जा रहे हैं। तो अब वैसे तो बनना था जस्टिस मंसूर अली शाह ने, तो अब अगर आईनी तरमीम उससे पहले पहले पास हो जाती हैं, तो फिर वो 3 रुकनी पैनल जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, वो फिर अप्रूव करेंगे कि किसको चीफ जस्टिस बनना है। तो वो बज़ाहिर तो ये लगता है कि फिर वो पैनल में मंसूर अली शाह साहब होंगे, और जो है वो जस्टिस जया अफरीदी होंगे, और जो मुनीब अख्तर होंगे जस्टिस। तो वो फिर उसमें जो बज़ाहिर चांस जो है वो लगता है कि फिर शायद ये कुराफाल जो है चीफ जस्टिसशिप का जो है वो उनके निकला जस्टिस जया अफरीदी के नाम, क्योंकि जस्टिस मंसूर जो हैं वो भाई हिट विकेट हो गए हैं। हिट विकेट ऐसे हो गए हैं कि चंगे पले वो चीफ जस्टिस बनने जाते, अपने टाइम पे चीफ जस्टिस बन जाते। पिछला रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था, लेकिन बुरा हो जिन्होंने दिल ख़राब किया कि भाई ये तुम्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, ये जो तरमीम आ रही हैं तो इसमें तुम इस तरह करो कि तरमीम का रास्ता रोकने के लिए वो फिर जैसे उन्होंने घर बैठे सीटें बांटी उस 8 नुकरी बेंच की सरबराही, वो उसको लीड किया उस फैसले, बल्कि वैसे सरबराही तो जस्टिस फ़ाइज़ा कर रहे थे, लेकिन अक्सरियती फैसले को उन्होंने लीड किया। और उसमें चूँकि 5-6 ऐसे अरकान शामिल थे जो कि क्यू में थे चीफ जस्टिस की, तो उन्होंने मखसूस नशस्तें वापस की कहीं भाई ये तरमीम पास ना हो जाएं। तो वो उस वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और उस कंट्रोवर्सी के नतीजे में ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हिट विकेट हो गए हैं, वरना तो शायद वो अपनी रूटीन में बन ही जाते। लेकिन अभी जो है उनका बनना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, और चांस जो है बज़ाहिर लग रहा है कि जस्टिस जया अफरीदी का है। लेकिन हमारे ज़रा के ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं
वो भी दौड़ से बाहर नहीं है। वो कैसे उनका नाम आ सकता है, ये तो फिर मुमकिन है कि जो पार्लिमानी कमेटी जो नाम प्रपोज करेगी, भिजवाएगी प्राइम मिनिस्टर को कि आप इनमें से अप्रूव कर लें, अगर वो उस नई तरमीम के बाद होता है कि 3 नाम वो भेज सकते हैं या 5 नाम भेज सकते हैं, तो फिर जो है जस्टिस यहया अफरीदी का कोरा निकल सकता है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन का भी बड़ा चांस है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये 3 जो जज साहिबान हैं, ये माजी में एक इकट्ठे उन्होंने चैम्बर शुरू किया था, और गालिबन उस चैम्बर का नाम जो है वो शाह अफरीदी और मिनल्ला था, या मिनल्ला अफरीदी और शाह था, कुछ इस तरह का था उसका नाम। बल्कि अफरीदी शाह और मिनल्ला ला चैम्बर्स जो इस तरह का कोई नाम था। जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इकट्ठे प्रैक्टिस शुरू की थी। तो ये तीनों आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं। तो ये एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट शायद जा सकता है जस्टिस यहया अफरीदी की तरफ। हम इसमें कोई राय नहीं करना चाहते, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन ये जो कि एग्जेक्टिव साइड का मामला है, तो इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। वरना ये अदालती मामला होता तो यकीनी बात है कि हम इसमें मुदाखलत ना करते या इसके ऊपर अपना तबसरा ना करते। खैर ये मामला जनाब तय पाते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस काजी फाइसा तो पहले ही आने पर तैयार नहीं है, वो ना ही आईनी अदालत की सरबराही जो इतलात हैं कि वो लेना चाहते हैं, ना ही वो कोई एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। उम्र वाला मामला ये सुना है कि वो कोई आगे बढ़ाने वाला मामला शायद नहीं होगा। और जो आईनी बेंच वाला मामला था, मौलाना फजल रहमान ये चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर बड़ी जो है वो उनका फर्म बिलीव है कि नहीं जी आईनी अदालत बननी चाहिए। और जो ये बात कर भी चुके हैं कई बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे स्टैंड रखती है कि नहीं जी आईनी अदालतें तो बनेंगी। तो लगता है कि कुछ दो और कुछ लोगों के मामले पर जो मामला तय हुए हैं, आईनी अदालतों वाली बात जो है मान ली गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान साहब की राय को मुकदम रखा जाए। तो ये चीज़ें जनाब इस वक्त यहाँ पे चल रही हैं। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जनाब अब ये कहानी जा किस तरह रही है। बड़ी सीधी सी बात है जी, यहाँ पे कोई हम ये कहना कि जी फलां रूल फलां कानून फलां मामला तो चलते हैं आइन के तहत, और आइन बनाती है पार्लियामेंट। तो फिर पार्लियामेंट तो भाई जायज़ बनाए या ना जायज़ बनाए, वो तो फिर पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट होती है, आइन तो फिर उसके मुताबिक ही चलेगा। और लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जिन लोगों ने ये कोशिशें की, पहले वो जो मखसूस नशस्तों का फैसला दे के घर बैठी पार्टी को सीटें दे दी गई, और बिल्कुल एक सियासी अज़ाइम जो है वो मुबैना तौर पे बज़ाहिर दिखाई दे रहे थे, बड़े वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे थे। तो फिर अब दूसरी तरफ से भी फिर इसी तरह हुआ कि अब वो आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, अपनी मर्जी की आइन के अंदर तरमीम करना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो अहम बात है, कि वो मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली ने 2 रोज़ कबल की थी। उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास ऐसे ना सिर्फ ये इतलात मौजूद हैं, बल्कि मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि ये पैगाम भिजवाया गया है जजेस के एक मुबैना एक ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, कि जनाब आप इलेक्शन की तैयारी करें, चीफ जस्टिस बदलते ही 2024 के इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दे दिया जाएगा, उससे इलेक्शन को कालेदम करार दे दिया जाएगा, आप इलेक्शन की तैयारी करें। अच्छा, अब ये खबर, चूंकि मलिक अहमद खान साहब भी एक स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनकी बात को आप इस तरह रद्द तो नहीं कर सकते। और फिर वो इतने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वाले से अगर ऐसी बात करें, तो यकीनन वो जो अगर कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद हैं, शातें मौजूद हैं इस किस्म की, तो यकीनन उन्होंने उसके मुताबिक ये बात की होगी। लेकिन ये अगर अब ये एक वार इधर से होता है, वो 2 उधर से होते हैं, फिर एक इधर से होता है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है, ये ज़रा धीमे सुरों में चल रही है, जबकि जो जजेस जो हैं वो ज़रा फास्ट ट्रैक पे हैं। ख़ुसूसन हमारे जो जिनको इमरान खान साहब कहते हैं, हमारे PTI के जज जनाब, जिनको बड़ा दबाव रहता है, मतलब उनके मुताबिक तो उन सारी जजेस पे दबाव रहता है जो कि बकौल इमरान खान के PTI के हैं। वरना हम तो समझते हैं कि जज अदालत का होता है और कानून का होता है, लेकिन इमरान खान साहब कहते नहीं जनाब, जज तो हमारा होता है, और वो क्यों ना कहे भाई, वो बेनिफिशरी हैं। तो वो अब उस तरफ से भी यकीनन कोई ना कोई मामला होगा। तो ये जो आने वाले 24 घंटे हैं, ये इस हवाले से बहुत अहम होंगे। कल देखना है कि क्या वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता। पहली बात, अगर बुलाया दिए, एक अभी कैंसिल हुआ है, अभी फिर हो सकता है बुलाने का फैसला हो जाए। अगर नहीं बुलाया जाता तो ये कितना मामला लिंगर ऑन होगा। हमारे ज़राए कहते हैं कि ये 48 घंटे से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामी जजेस
और वो तो इस चक्कर में है कि इस मामले को 25 तारीख से आगे ले जाया जाए। फिर कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ ज़रा ठंडे मिजाज के आदमी, वो कहते हैं यार अच्छा 25 के आगे करके देख लो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये अब कुछ एक पहलू है इस सारी बकानी का। हमारा ये ख्याल है कि ये मामला 25 तारीख से कतन आगे नहीं जाएगा और अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये तरमीम वाला जो है वो कटी कटा निकल आएगा। ये कश्ती किसी न किसी साहिल पर लग ही जाएगी, आर हो जाएगी या पार हो जाएगी। एक बड़ी सिंपल सी बात है जी, हमारे जो तजियाकार दोस्त हैं, साफ़ी दोस्त हैं, वो अमूमन ये कहते हैं, जो सीनियर हैं हमारे प्रोफेशन के, वो लोग ये कहा करते हैं कि सियासतदान से अगर सियासत करेंगे तो उसको आप सियासत में शिकस्त नहीं दे सकते। जब भी देखें मार्शल लॉ लिखते हैं, जब तक डंडा सर्विस रहती है तब तक मामला ठीक रहते हैं। जहाँ जर्नैल सियासत करने लगते हैं, सियासतदान उनको सियासत की मार जाते हैं। आप देख लीजिए परवेज़ मुशर्रफ साहब कितने ताकतवर थे जनाब, फुल फ्लैज ताकत के अंदर थे। जहाँ उन्होंने सियासत करने की कोशिश की, तो पहले जब वो ताकत में थे तो उन्होंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर को उन्होंने सिस्टम से निकाल के बाहर कर दिया था। जब उन्होंने सियासत करने की कोशिश की, बेनज़ीर भुट्टो तो अपनी जान से गई, लेकिन उसी आसिफ ज़रदारी ने और उसी नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को उठा के सिस्टम से बाहर फेंक दिया, बल्कि मुल्क से बाहर ही उनको जाना पड़ा और वो फिर अपने जीते जी वापस नहीं आ सके। यही जो है सूरत हाल जजेस की भी है। जज जब तक अदल करेंगे तब तक वो हावी रहेंगे, लेकिन जब जज सियासत करेंगे तो फिर सियासत को सियासतदानों से बेहतर कोई नहीं जानता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।